उस दिन को 50 साल होने वाले हैं जब भारत ने आजादी के बाद के सबसे काले दौर में से एक देखा था, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे देश में आपातकाल की घोषणा की। अपने माता पिता से सुना है कि यह अंग्रेजों के जाने के बाद से भारत के सबसे बुरे 2 साल थे। हमने समाचार चैनलों पर ब्लैक एंड व्हाइट क्लिप देखी है जिसमें लोगों को सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाया गया है, जो जाहिर तौर पर अपने अधिकारों को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। 21 महीने तक चलने वाला आपातकाल 25 जून 1975 से प्रभावी हुआ और 21 मार्च 1977 तक चला। This day in 1975. Day in 1975. Emergency of June 1975. हम में से कितने लोग जानते हैं कि होने वाले 50 साल पहले वास्तव में क्या हुआ था, जो आज भी हमारे बुजुर्गों को परेशान करता है। और मेरा विश्वास करें, एक बार जब आप भारत के उस काले दौर का पूरा इतिहास जान लेंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ जाएगी। आपातकाल की अवधि को इस बात के लिए याद किया जाएगा कि कैसे भारत के लोग एकजुट हुए और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की। आखिर आपातकाल क्या था, ये सवाल भी कुछ लोगों के मन में आता होगा, तो इसी सवाल पर बात करते हैं। पहले आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक चले। 21 महीने में कठिन दौर को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सुटेबल वर्ड है, जिसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे भारत पर थोपा था। इस आदेश की आधिकारिक घोषणा भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने की थी। इस आदेश ने इंदिरा गांधी को डिप्रित द्वारा शासन करने का अधिकार दिया। यह आमतौर पर राजाओं और तानाशाहों द्वारा किया जाने वाला शासन है, जिसमें देशवासियों के पास अपने कोई अधिकार नहीं होते। जब 1975 के दौरान पूरे देश में इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ राजनीतिक अशांति फैलनी शुरू हो गई थी, तब इस अशांति की पहचान कुछ महत्वपूर्ण आंदोलनों से हुई, जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों और मध्यम वर्ग के लोगों द्वारा गुजरात में नव निर्मूल आंदोलन का नेतृत्व किया गया। बिहार छात्र संघर्ष समिति द्वारा छात्र आंदोलन, जिसका नेतृत्व समाजवादी जयप्रकाश नारायण जी ने जेपी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने किया था, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति की घोषणा की थी और छात्रों और आम जनता से प्रतिदिन अहिंसक तरीके से विरोध करने का आह्वान किया। भारत की सबसे बड़ी यूनियन रेलवे कर्मचारी यूनियन की राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल भी इस हड़ताल को सरकार द्वारा क्रूर दमन का सामना करना पड़ा, जिसके कारण हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों को उनके क्वार्टरों से बाहर निकाल दिया। आपातकाल का समर्थन भी बहुत लोगों ने किया, जिसमें 5 असंतुष्ट चंद्रशेखर, मोहन दारिया, रामधन, कृष्णकांत और लक्ष्मीकांत को छोड़कर पूरी कांग्रेस संसदीय पार्टी, जिसमें सभी 5 को पार्टी से निलंबित कर दिया गया। सभी कांग्रेस राज्य इकाइयों और मुख्यमंत्रियों ने इंदिरा के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए प्रस्ताव पारित किए। सीबीआई ने पूरे दिल से आपातकाल का समर्थन किया, लेकिन सोवियत संघ ने इसे दक्षिणपंथी साजिश को झटका बताया। दिलचस्प बात यह है कि आजाद भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में यह तीसरी बार था जब आपातकाल की घोषणा की गई थी। इससे पहले 2 बार 1972 से 1978 जो भारत चीन युद्ध दरमियान और 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में आपातकाल की घोषणा की गई। 1975 के आपातकालीन आदेश ने इंदिरा गांधी को हुक्मनामा द्वारा शासन करने का अधिकार दिया, जिसमें नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था। वो जो भी हुक्म दिया ऐसा ही देश में होता। 1975 के आपातकाल के दौरान विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया, चुनाव स्थगित कर दिए गए, सरकार विरोधी प्रदर्शनों को कुचल दिया गया, सेंसर को हटा दिया गया, सरकार ने मौलिक अधिकारों का निलंबित कर दिया। मौलिक अधिकारों को निलंबन के साथ विजया राजे सिंधिया, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण अडवाणी जैसे विपक्षी नेताओं सहित कई नागरिकों को, पत्रकारों और राजनेताओं को बिना किसी परीक्षण के गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ कानूनों को सरकार के अनुकूल भी लिखा गया था। MIA जैसे हुकुमवादी कानूनों को आपातकाल को भयावह बना दिया। सरकार ने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अदालत को स्थानांतरित करने के अधिकार को निलंबन कर दिया। तमिलनाडु में करुणानिधि सरकार को भंग कर दिया गया था। प्रमुख नेता के बेटे MK स्टालिन को आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत विरोध के कारण गिरफ्तार किया गया। और मजे की बात यह है कि DMK पार्टी ने अपने तत्कालीन अध्यक्ष के साथ ऐसा व्यवहार करने वाली पार्टी के साथ ही तमिलनाडु में गठबंधन ही कर लिया। मीडिया को सबसे ज्यादा दुख उठाना पड़ा। जो कुछ भी वह छापते थे उससे पहले सरकार के नजरों के सामने से होकर जाना होता था, उसी के बाद वह मंजूर होता था। लोग जहाँ तहाँ मरते रहे, पर इसके बारे में रिपोर्ट नहीं की गई और न बनाई गई। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार 1,40,000 लोगों को बिना ट्रायल के जेल में डाल दिया गया और 22 लोगों की हिरासत में ही मौत हो गई। लगभग 10 लाख लोगों की जबरन नसबंदी की गई। जिनकी नसबंदी की गई उनमें से 10 साल के छोटे बच्चे भी शामिल थे और 17 साल के ऊपर वृद्ध भी। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने कानूनों को फिर से लिखा। उनके अनुसार मौजूदा कानून बहुत धीमे व कमजोर थे। इंदिरा गांधी के उनके इन कार्यों के लिए बेहद
क्रिटिसिज्म हुई थी। इन सब के बाद प्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि कांग्रेस सरकार ने हर शब्द को परखा। इंडियन एक्सप्रेस के कानून के मौन विरोध प्रदर्शन किया और संपादकीय की जगह खाली पेज निकाला। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में रविंद्रनाथ टैगोर की कविता छपी थी, जहाँ मन में डर नहीं और सिर ऊंचा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के बॉम्बे संस्करण में एक संदेश छपा था जिसमें लिखा था, डेमोक्रेसी टी रूट के प्यारे पति, लिबर्टी के प्यारे पिता, विश्वास, आशा और न्याय के पास 26 जून को मर गए। आपातकाल के बारे में लेखकों ने किताबें लिखी और फिल्में बनाई गई। सलमान रुशदी की मिडनाइट चिल्ड्रन, वीएस नायपॉल की इंडिया, वाउंडेड कंट्री उनमें से कुछ थी। ईसा कुर्सी का जैसी फिल्में अंधकारमय तबके का दुस्साहसिक मजाक उड़ाती थी। नसबंदी और आंधी ऐसी ही दूसरी फिल्में थी जो राज्य की स्थिति को दर्शाती थी। जब भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के खिलाफ कोई आदेश दिया, गांधी ने न्यायालय के अधिकारों के बारे में कानून बदल दिए। इंदिरा गांधी सरकार ने कई अन्य मानवाधिकारों का उल्लंघन किया। सबसे प्रसिद्ध उल्लंघन उनके बेटे संजय गांधी द्वारा शुरू किया गया जबरन सामूहिक नसबंदी का अभियान था। जब कांग्रेस ने इतना सब किया तो वो अगले आम चुनाव में कैसे जीत पाती। और आपातकाल के आधिकारिक रूप से समाप्त होने के बाद नए सिरे से चुनाव को बुलाया गया। कांग्रेस अपने आपातकाल के इस काले तब्बे के कारण बड़े अंतर से हार गई, जिसके परिणाम स्वरूप जनता पार्टी के मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन। इंदिरा गांधी को उनके कार्यों के लिए बहुत क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ी, जो आज भी कांग्रेस को परेशान करती है। मैं इतिहास में बहुत पीछे नहीं जाना चाहता हूँ। हमारा हालिया इतिहास भी ऐसे कई घटनाओं से भरा हुआ है जिसे हम अनदेखा कर चुके हैं। अगर किसी एक घटनाक्रम की बात करनी हो तो मेरे विचार में वो है जातीय सेनाओं का खूनी संघर्ष 1975 से 2000 के बीच बिहार में जातीय नरसंहार का ऐसा काला दौर था कि मानवता शर्मसार हो जाए। इन 25 साल के इस संघर्ष में 1000 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई और कितने ही परिवार बर्बाद हुए। कई बच्चे जवान युग आदि हुए जिनका आज तक कोई पता ठिकाना ही नहीं मिला। विनोद मिश्रा की कम्युनिस्ट पार्टी ने भूमिहीनों को, संपन्न जमीन मालिकों को जमीन पर कब्जा करने के लिए उकसाया। भूमिहीन मजदूर सामाजिक पायदान पर सबसे नीचे थे, इसलिए जाहिर है कि बिहार जहां आपकी जाति ही आपका सामाजिक स्तर तय करती थी, वे मुख्यतः अनुसूचित जाति से आते। इसके जवाब में जमीन मालिकों ने जमीन बचाए रखने के लिए जातीय सेनाएं बना ली। राजपूतों ने कुंवर सेना, कुर्मियों ने भूमि सेना, यादवों ने लौरिक सेना, भूमिहारों ने रणवीर सेना, पठानों ने सनलाइट सेना और न जाने कितनी सेनाएं। उसके बाद शुरू हुआ भीषण रक्तपात। बेलची, नाटी, बठानी, टोला, अहमदपुर, लक्ष्मणपुर, बाथे, शंकर बिगहा, सेनारी, उसरी बाजार, मियापुर। दूध मुहे बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्गों तक को नहीं छोड़ा गया। इन हमलों में कभी दलित मरते तो कभी स्वर्ण, कभी यादव तो कभी कोई हुआ। राजनेताओं ने जितनी रोटियां इन लाशों पर सेकी उसका कोई हिसाब नहीं। हर पार्टी अपने हिसाब से किसी न किसी पक्ष को मदद पहुंचाती रही अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए। इंदिरा गांधी जैसी राष्ट्रीय नेता भी हाथी पर बैठकर बेलची पहुंच गई थी राजनीतिक लाभ लेने के लिए। संख्या याद रखिए, हजारों से अधिक मौतें, मर्द, औरत, बूढ़े, बच्चे मारे गए। मगर हमने थोड़ी सी भी सीख ली इन सबसे। कभी सोचा कि ऐसी जातीय सेना और जातीय राजनीति कितना क्रूर रूप ले सकती है। आज भी बहुत सेनाएं बनी है, भीम आर्मी, ब्राह्मण सेना और ऐसे कई ज्यादा सेनाएं हैं। हम लाख कह ले कि ये सेना संवैधानिक आधार पर बनी है। यह एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आई है। यह मात्र संगठित करने के लिए बनी है, यह वंचित को आवाज देने के लिए बनी है। मगर इतिहास उदित नारायण की तरफ बार बार गा रहा है। इसका अंजाम जो होता है वो दर्द ही देता है दिल को। भला ही अब लड़ाई यूट्यूब और फेसबुक कमेंट सेक्शन में हो रही है, मगर यकीन मानिए जहर आज भी उतना ही भरा है जितना उस वक्त था जब लड़ाई हथियारों से हो रही थी। जय हिंद।